नमस्कार, मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अपने भारत नंबर 1। अभी मैं हूँ पोखरा चौक राम जानकी मंदिर के मीटिंग हॉल में और यहीं पे हो रहा है हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी का मीटिंग। तो हमारे साथ हैं हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और मैं राजीव जी हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, क्या ये पार्टी अभी तुरंत इसका गठन हुआ है? हाँ बिल्कुल, अप्रैल में इसी अप्रैल को 28 अप्रैल को हमने पार्टी का अनाउंसमेंट किया था। पहला घोषणा की गई थी विधिवत कार्यक्रम के तहत और जो पटना में हुआ और बहुत टाइम अभी नहीं हुआ है। हालांकि अगर राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों की बात की जाए तो पिछले करीब 10-12 वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं बिना किसी पार्टी के बैनर पर, जो हमारा सामाजिक संगठन है उसके बैनर पर। अच्छा, ये तो सेम मुझे ऐसा बात हो गया प्रशांत किशोर जैसा कि जो पहले पद यात्रा निकाला और उसके कालांतर में राजनीतिक पार्टी के तौर पे उन्होंने दिखाया कि जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी है। देखिए, मैंने कहा आपको, अभी मैंने अपने भाषण में यह बात कही कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो बुलबुला है। जैसे जब तक साबुन का झाग जिंदा रहेगा वो बुलबुला दिखेगा, झाग खत्म होगा बुलबुला फूट जाएगा। और मान करके चलिए, आप तो ये तो समझने की बात है ना कि प्रशांत किशोर जी की जो राजनीति है और जो पिछली राजनीति उन्होंने की, वो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे, भाजपा के साथ उन्होंने काम किया, है ना। हाँ, घर घर मोदी जो भी था, ममता बनर्जी जी के साथ काम किया, स्टालिन के साथ काम किया, अभी पता नहीं साउथ में और कहीं काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या है ना कि जो व्यक्ति विशुद्ध व्यवसायी हो, यह व्यवसाय है उनका, तो जो व्यक्ति विशुद्ध व्यवसायी हो और अगर वो एकाएक राजनीति में आकर के उन सभी लोगों को टारगेट करने लगे, भाजपा को भी, जदयू को भी, राजद को भी, है ना, मतलब सभी लोगों को अगर टारगेट करना शुरू कर भावना का वो बिजनेस करता है। हाँ, तो टारगेट अगर करना शुरू कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अंदर से बिकने के बाद आज खुद को यह बताना चाह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं। ठीक, इसी संदर्भ में एक चीज़ आपसे पूछना है कि आज बिहार की बेकारी, बदहाली, पलायन और जो जातिगत जो ये मतलब जो वंचित और दलित समाज है उनको एक ब्रांड के तौर पे पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और वैश्विक जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें आर्थिक परिदृश्य में भी इसको आप ले सकते हैं कि बिहार का बदहाली, बेरोजगारी, पलायन, भुखमरी, ये सब चीज़ें से है। अब इसमें क्या होता है कि यूट्यूबर लोग आ जाते हैं, नामी गिरामी मीडिया हाउस से लोग आ जाते हैं और प्रशांत किशोर जी जैसे राजनेता भी चले जाते हैं। अब राजनेता हो गया वो, लेकिन हालात जस का तस्वीर रहता है। ये नहीं है कि कोई मसीहा आ गया, उसने दिखाने लगा धरातल पे सोशल मीडिया के माध्यम से तो कोई आमूल चूल परिवर्तन हो गया या कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। इस पर कुछ बोलिए आप। देखिए, वो एक रट्टू तोता की तरह काम कर रहे हैं, जैसा उन्होंने अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के दरमियान सीखा कि भाई कैसे किसको बरगलाना है, कैसे किसको बेवकूफ़ बनाना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, चाय पे चर्चा वगैरह वगैरह करके जैसे उन्होंने पूरे देश को फरमाया, बेवकूफ़ बनाया, वैसे ही वो बिहार को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बात आपको बताना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी आज की तारीख में जो हमारे पास जानकारी आई है कि वो प्रत्येक दिन 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं बिहार भ्रमण के लिए, बिहार में राजनीति चमकाने के लिए। अब सोच करके देखिए, जो व्यक्ति 10 करोड़ रुपया डेली खर्च कर रहा हो, महीने का जिसका 300 करोड़ का बजट हो, क्या वो आदमी बिहार में एक फैक्ट्री नहीं लगा सकता, एक उद्योग धंधा नहीं लगा सकता? क्या वो लोगों के पलायन को रोक नहीं सकता? क्या वो रोजगार सृजन नहीं कर सकता? वो कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहेगा। क्यों? इसलिए कि ये जो दुकान खोल करके रखे हैं, प्रशांत किशोर जी की दुकान का नाम है आई पैक, ठीक है। वो जो आई पैक नाम की जो दुकान है ना, उसको चलाने के लिए इनको राजनीति में आना पड़ा, दिखाने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहार की जनता को यह पता है ये जो इनकी दुकानदारी है वो दुकानदारी चलने वाली नहीं है। ये बुलबुला फूटेगा और बहुत बुरी तरीके से फूटेगा, और जब फूटेगा तो बेशक फिर उस समय प्रशांत किशोर जी का जो
पॉलिटिकल कैरियर, जी। फाइनेंशियल कैरियर, बिजनेस कैरियर जो है ना वो डाउनफॉल की ओर जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। यानी कि समस्या अगर दूर हो जा रहा है, जितनी भी समस्याएं हैं अगर वो दूर हो रही है तो इससे बहुत सारे लोगों को जो राजनीतिक हस्ती मतलब है उन लोगों के करियर पर असर पड़ जाएगा। उन लोग के देखिए ये आप कह सकते हैं क्योंकि क्या है कि यह कहना नहीं, हर नेता दावा करता है कि हम जीतेंगे, स्वाभाविक है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं। एक चीज़ हमको ये पूछना है आपसे कि जब 3 बार हम लोगों ने बिहार वासियों ने मोदी जी को एक मास संख्या में उनके जो उम्मीदवार हैं यहाँ से जीता के हम लोग भेजे और इसी आशा से, इसी विश्वास से कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर इस समस्याओं को दूर कर देगा। घर घर की समस्या क्या है? वही है पलायन, बेरोजगारी, बदहाली, बेकारी और उस पर से अब जंगल राज पार्टी का भी चर्चा हो रहा है। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा मोदी जी आए जी, उनका वो किस वजह से आए, जी, क्यों आए, ये हालांकि पिछला चैप्टर है हाँ, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देना चाहता हूँ। जी, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, हाँ, है ना, जी, सालाना 2 करोड़ नौकरी, जी, 14 साल 14 नहीं आप कह सकते हैं कि तीसरा 14 टर्म में चल रहा हाँ, है। तीसरा टर्म चल रहा तो है। तीसरा टर्म में उस हिसाब से कितनी नौकरियां अभी तक वो दे देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कितनी नौकरियां दी? 15 लाख देने की बात थी, वो तो सभी को मिल गया, ये तो आपको भी पता है, हाँ। सभी को पता है, ठीक है। तो जो पलायन की बात अगर हम करते हैं, बिहार के पलायन की बात मतलब करते बिहार के लिए वो असफल प्रधानमंत्री साबित हुए। हैं, एक सेकंड जी, नहीं बिल्कुल नहीं, सफल नहीं कह सकते आप उन्हें। आंशिक तौर पर उन्होंने कुछ क्षेत्रों में काम किया है, मैं इस बात की सराहना करता हूँ, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उन्होंने 0/सन्नाटा काम किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप यहीं नरकटियागंज से खुलने वाली किसी भी ट्रेन के जनरल डब्बे में आप बैठ जाइए, जो ट्रेन दिल्ली जाती हो, मुंबई जाती हो, गुजरात जाती हो या फिर साउथ हैदराबाद या फिर बेंगलोर जाती हो, उस ट्रेन की दशा देखिए। आप जनरल डिब्बे में जाइए, आपको पता चलेगा कि उस ट्रेन के डब्बे में सफ़र करने वाले कौन लोग हैं। आप उस ट्रेन के बाथरूम में घुस करके देखिए, वहाँ पर भी आपको लड़के खड़े मिलेंगे या बैठे मिलेंगे। ये स्थिति है बिहार के पलायन की। और इन लोगों ने ये अगर कहेंगे कि भाई हमने रोजगार दे दिया, बहुत सारे रोजगार हम सृजन कर रहे हैं, तो ये मान करके चलिए ये गलती कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ी लोगों के बीच परोस रहे हैं। वो यह कहना चाहते हैं कि भाई हमने बहुत काम किया। असल में देखा जाए सच्चाई यही है कि पलायन के मसले पर, रोजगार के मसले पर, बिहार के विकास के मसले पर उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और मुद्दा सबको चाहिए। देखिए राजनीति है, मान चलिए चलो, इस समय मैं देख रहा हूँ कि बिहार में क्राइम बहुत मतलब चरम पे है, अति चरम पर उसको बोला जा सकता है। आए दिन लूटपाट छोड़िए ना, जान यहाँ पे हो गया है कि जैसे मुर्गा का, जैसे आज पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में देखा जाता है कि जगह जगह पर मुर्गा का प्रोडक्ट फॉर्म खुला है, मुर्गा काट के बेच रहा है। वो ऐसे ही लग रहा है कि इंसानों का कत्लेआम का एक क्या बोला जाए उसको स्टॉल चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। और ये लोग बोलते हैं भाजपा जदयू वाला कि जंगल राज को हम लोग खत्म किए, जो माननीय लालू जी को ये जवाबदेह बताते हैं। लेकिन आज और भी लोग जो है, प्रशांत जी भी हैं, क्या और भी पार्टियां बोल रही हैं कि ये तो डबल इंजन की, डबल सरकार में रफ्तार इतनी तेज है अपराध की कि इसमें आम आदमी का कत्लेआम जोरों शोरों से हो रहा है। और सही बात है, अभी कल ही 2 बच्चियों को जला कर मार दिया गया। यानी कि हर अगर दिन आप देख रहे हैं तो क्राइम का बहुत ही भयावह। आप जंगल राज पार्टी का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि पिछले 35 साल की राजनीति के दरमियान जी, लालू, राबड़ी और नीतीश की राजनीति के दरमियान जी, सबसे ज़्यादा शोषण किसका हुआ, किसकी सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई, किसके साथ सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी, पहले इस बात पर आप लोग फोकस करिए। क्योंकि देखिए बेशक लालू जी के टाइम से लेकर के आज के तारीख में जी, समाज के बहुत सारे वर्गों के बीच में बदलाव आया, लेकिन समस्या यह है कि ये जो जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 की बात हम करते हैं जी, तो इस दरमियान सबसे ज़्यादा शोषण किसका हुआ, है ना। तो लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है, लेकिन क्राइम इज क्राइम, क्राइम इज क्राइम, ठीक है। बिल्कुल। आप अगर हम लोग का ठीक है कि अगर अंदरूनी कुछ मामला है, क्या बोला जाए उसको, टसन है हम लोग का आपस में, या आर्थिक स्थिति से है या जो भी स्थिति से है, लेकिन अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाता है बिहार में तो उसमें ये बात नहीं होता है। उसमें यही होता है
एक आपराधिक घटना है, इतना घटी और इतना लूटमार ऐसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में तो त्रुटि तो है। बिल्कुल बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो अगर मान लीजिए आप हथियार उठा रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि लॉ एंड ऑर्डर की त्रुटि के चलते ही आज आपको मजबूरी उठाना पड़ा। और ये भी बात सच्चाई है कि लॉ एंड ऑर्डर की त्रुटि से ही किसी को मौका मिल जाता है लूटपाट करने के लिए, वारदात करने के लिए। देखिए, लालू जी के टाइम पर नक्सलवाद भी था, माफिया भी थे, गुंडे भी थे जी। ठीक है। और जंगल राज पार्ट 2 की अगर बात करें, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार की बात करें जी। तो जंगल राज पार्ट 2 में नक्सलियों की संख्या घटी है, मैं मानता हूँ। जी। नरसंहार उस तरीके से नहीं हो रहा, यह बात सच हाँ, है। हाँ। मगर जो माफिया तत्व हैं, जो मनबड़ू लोग हैं, हाँ। जो आज की तारीख में इतने ज़्यादा मनबड़ू हो गए हैं जी। कि वो कभी भी राह चलते। अभी हाल फिलहाल में मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बच्ची को 14-15 साल की बच्ची थी, एक अकेला आदमी मोटरसाइकिल पर उसको बिठा करके लेकर के चला जाता है। यह समझने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आपने अभी कहा कि व्यक्तिगत वैमनस्यता हो सकती है। जी, जी। देखिए, व्यक्तिगत नैतिक पतन, हाँ, नैतिक पतन नहीं हुआ। व्यक्तिगत टसन, व्यक्तिगत दुश्मनी, ये भी एक क्राइम के बढ़ने की वजह है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और मॉनिटर आप कह सकते तो नीतीश कुमार जी, हाँ। ठीक है। तो अब नीतीश कुमार जी की यह जिम्मेदारी है कि बिहार को कैसे मैनेज करे, कैसे मॉनिटर करे, विधि व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करे। ठीक है, अफसरशाही हावी है, लेकिन वो अफसरशाही किस लिए, कहाँ पर? वो आज अफसरशाही जो है दारू से पैसा वसूलने में है, दारू माफियाओं से, ठीक है। अन्य माफियाओं के साथ साठगांठ में है, ठीक है। भू माफियाओं के साथ साठगांठ में है, लेकिन वो विधि व्यवस्था पर कहीं उन लोगों का फोकस नहीं, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। अब ऐसा बिहार का हाल रहा अराजक वाला, तो मान लीजिए कि व्यवसायी बिहार छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग लालू राज्य में भी चले गए, इसमें भी बहुत सारे लोग हतोत्साहित होकर जा रहे हैं, छात्र अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं, और मजदूर जो है वो पलायन कर रहा है। तो बिहार में फिर बचेगा क्या? यही बात मैं कहना चाह रहा था आपको शुरू से, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैं पिछले 35 साल की राजनीति की बात करूंगा। पिछले 35 साल में से अगर आप जंगल राज पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 के दरमियान सबसे ज़्यादा शोषण किसका हुआ, सबसे ज़्यादा दुकानें लूटी किसकी गई, सबसे ज़्यादा हत्या किसका हुआ, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आमतौर पर वैश्य समाज को ये माना जाता है कि वो शांत समाज है, ठीक है। अब शांत समाज है, अगर दुकानदारी कहीं से कर रहा हो तो अगर उसकी हत्या हो रही है, उसकी दुकानें लूटी जा रही है, तो वो लूटने वाले कौन लोग थे जंगल राज पार्ट 1 में, ये आपको भी पता है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं। हाँ, तो ठीक है। जंगल राज पार्ट 2 की बात करें तो आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है कि आज भी दुकानें लूटी जा रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है। बात तो यही कहना है कि अपराधियों का भी रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि वो भी समाज से है, तो उनके भी रिश्तेदार जो है अच्छे पोस्ट पे है। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और भी हाकिम हुक्मरान है। देखिए, ये तो कॉमन सी बात है, ये होता है। और मैं अच्छे से इशारा कर दिया हूँ। अब रहा बात, तो अब क्या है इस जंगल राज पार्ट 2 में, यहाँ पर अपराधी जो है ये राजनेताओं के रिश्तेदार होते हैं, अब अफसरों के रिश्तेदार हो गए हैं, या ये कह सकते हैं कि सरकारी बाबू ही बन बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए, अफसरशाही हावी होने की वजह से ये सब हो रहा है। अगर मान करके चलिए, अगर जनता दरोगा के पास आवेदन के लिए जाती है, एक FIR करवाने के लिए जाती है पब्लिक, और अगर FIR नहीं लिया जाता और उस पर सवाल किया जाता है और ऊपर से घूस मांगा जाता है या फिर उसको टरका दिया जाता है, तो ये अफसरशाही की वजह से है, उस पर मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने की वजह से है। एक और भी कारण है, मैंने अभी आपको बताया कि पुलिस जो है आज की तारीख में, बिहार पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज की तारीख में दारू माफियाओं से पैसा वसूलने में, आज जगह जगह आप नाकेबंदी पर देखेंगे बहुत फोकस है, लेकिन नाकेबंदी लगाने के बावजूद भी उस क्षेत्र के अंदर क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्राइम क्यों हो रहा है, हत्या क्यों हो रहा है, अपहरण की घटनाएं क्यों घट रही है, या फिर किसी के साथ बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना क्यों घट रही है? नाकेबंदी तो सभी जगह लगे हुए हैं। आपराधिक चरित्र के लोगों को खंगाल करके जेल में ठूसा गया, नीतीश जी ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्राइम बढ़ता जा रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? एक तरफ से आप सोचिएगा कि उगाही भी हो जाए, हमारे लिए बढ़िया सा फंडिंग हो जाए, और दूसरी तरफ आप सोचिएगा कि भ्रष्टाचार पर लगाम हो जाए, अपराध पर लगाम लग जाए, तो कैसे? बिहार में अफसरशाही इस कदर हावी है, नतीजा ये है कि यहाँ पर कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता, बिजनेस कोई खड़ा करना नहीं चाहता, कोई भी बनिया वर्ग का व्यक्ति इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। सोचिए,
अगर आज भारत जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में 5वें स्थान पर माना जाता है, ठीक है, तो आज बिहार उस स्थिति में क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी अपना सारा इन्वेस्टमेंट गुजरात लेकर के जाते, बिहार क्यों नहीं लेकर के आते? उद्योगपतियों को बिहार में आमंत्रण क्यों नहीं देते, वो क्यों नहीं बुलाते? इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर यहाँ के नेताओं ने माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। कोई भी इन्वेस्टर जब तक कि आपके बिहार में इन्वेस्ट करेगा, पता चलेगा कि उसकी दुकान लगने से पहले शटर उखाड़ करके कोई और लेके चला गया, है ना। तो इन चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है, अफसरशाही को ख़त्म करने की आवश्यकता है, तभी कुछ बदलाव संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय। चलिए, थैंक यू।